Hi everyone, so we are finally back with another video, and in today's session we are going to discuss all the types of questions that you will ever encounter during your JEE preparation. This can be in your exam hall as well as during practice. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि I will also share the process that is involved to solve all these kinds of problems. ठीक है, तो some of these processes might you can implement immediately in 2-4 days you can see the result, और कुछ over a prolonged period of time आपको करना पड़ेगा. So with that, let us begin our session. Well, before all of this, why you should listen to me? So this is some information that I have given about myself, so we can conveniently ignore all of this. फालतू की बातें हैं ये सब. This is a happy me and this is a trippy background, but you guys probably don't care because आप लोग तो यार subscribe वगैरह कर नहीं रहे हैं. So the reason I have put this here is कि कई लोग ये सोचते हैं कि जो भी मतलब गाइडेंस या कुछ भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो ऐसे ही सुबह सुबह उठा और बिना ब्रश किए चाय बिस्किट खा के कुछ भी बोलने लग जाऊंगा, कुछ भी गाइड करने लग जाऊंगा. तो वैसे तो ऐसा ही है, बट रेस्ट एश्योर्ड जो भी गाइडेंस मैं आज आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ये कहीं ना कहीं 4 से 6 साल में जितनी मैंने मेहनत की है उस सबको समेट के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और ये एक्चुअली मैंने फॉलो किया था. So with that, let us begin. So by the end of this video, you will be able to solve these type of questions. और ये मैंने broadly classify किया है 8 categories में. So the first one is the memory based. I'll just read it out. The second one is the fundamental questions. उसके बाद आते हैं आपके lengthy problems. उसके बाद है SQDP, which is सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन. उसके बाद आता है Q/ट्रिकी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग रेडिट बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज फॉर ट्रिकी क्वेश्चंस. उसके बाद होते हैं स्टैंडर्ड एल्गोरिथमिक बेस्ड क्वेश्चंस, देन देयर इज मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स, एंड फाइनली जो सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी होता है दैट इज द एक्चुअली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दैट यू विल इनकाउंटर. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं जो आप अपने जेई के दौरान करेंगे, और मोटा मोटी सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं यहीं पे लाए करते हैं. इनका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस प्रोसेस से इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है टैकल कर सकते हैं, और इन सारे जो है आपके ब्रॉड कैटेगरीज इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने मतलब प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करके. सो विद दैट सबसे पहले कैटेगरी में चलते हैं. तो लेट मी एक्सट्रैपोलेट अ लिटिल बिट ऑन memory based questions. So the memory based questions are the questions which do not require a lot of time during practice of the problems as well as during exam hall. तो ये आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, रैंक बूस्ट करने में. ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में लेस टाइम लगेगा, तो आप जो टाइम बचा, जो यहाँ पे टाइम बच गया, उसको आप यूज कर सकते हैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड सब कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जिसके क्वेश्चंस आपको करना है. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहले सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज होती है कि आपको फंडामेंटल से थ्योरी की जो बहुत कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जनरली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, राइट. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसे टाइप के दिखते हैं. कई बार फिजिक्स के भी कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं. ये यूजुअली एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं और जेई मेंस में ज़्यादा आते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको पूछ सकता है यूवी रेज और आपके इंफ्रारेड मतलब उसके बाद कौन कौन से कॉस्मिक वेव्स होते हैं, ये सब मतलब इन सब का यूज़ क्या होता है. तो ये सब कई बॉक्स वगैरह देते हैं एनसीईआरटी में, तो उनको रेफर करके आपको मेमोराइज करना होता है. या कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी किन किन की है, तो वो सब मेमोरी थोड़ा सा आपको रखना होता है. तो उसके लिए फंडामेंटल्स जो हैं वो जानना बहुत जरूरी है, जो एक बेसिक लेवल पे. ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या हो सकता है, रिएजेंट वगैरह पूछ सकते हैं कि मान लो बेंजीन से जो है आपका गैमाक्सीन बन रहा है, तो कौन सा रिएजेंट यूज होता है, राइट. उसके बाद इनऑर्गेनिक में तो मतलब ऐसे होते हैं कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं. ऑर्गेनिक में कई बार बायोमोलिक्यूल्स के भी जो है बायोमोलिक्यूल्स के उसके भी कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपके या तो स्ट्रक्चर बेस्ड हो सकते हैं या तो कुछ मेमोरी बेस्ड हो सकते हैं. तो इन दोनों के लिए भी सबसे प्राइमरी रिसोर्स होता है एनसीईआरटी. बट this is sufficient for JEE mains, this is sufficient for CUET, this is sufficient for NEET, this is sufficient for boards. but अगर आपको जेई एडवांस लेवल की चीजें करनी है तो उसके लिए द बेस्ट रिसोर्स आई वुड सजेस्ट यू इज जेडी ली. ठीक है, तो उसके भी सेलेक्टिवली आपको पढ़ना होगा. एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए एक वोगल करके बुक होती है, उसको भी मैं अपने चैनल में ही मोस्ट प्रॉब्ली कवर कर दूंगा फॉर 25 एंड 26 एस्पिरेंट्स. बट मतलब इन जनरल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में.
एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तो करना ही है, उसके साथ साथ लैब मैनुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बोला वोगल क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है, यानी सॉल्ट एनालिसिस के लिए, तो वो लैब मैनुअल से भी आप रेफर कर सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले जब आपने ये सारा थ्योरी फंडामेंटल जो है अच्छे से कर लिया, उसके बाद एक ही बार करने से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो नहीं सॉल्व होते हैं। इसके लिए आपको रेगुलरली कोई ऐसा पाइपलाइन क्रिएट करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है? दैट इज मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो अगर आप शॉर्ट कंसाइज नोट्स बनाते हैं किस चीज के बेसिस पे, एनसीईआरटी के क्लास लेक्चर्स जो भी देखते हैं, वन शॉट्स वगैरह आप देखते हैं, तो आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीरियोडिकली करते रहना। आप कई बार नोटिस करेंगे कि आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह या कुछ भी देते हैं, वैसे प्रिपरेशन के दौरान जो होते हैं 25 वाले एस्पिरेंट्स होंगे या 26 वाले होंगे, प्रिपरेशन के दौरान तो उतने सारे टेस्ट देते नहीं है, मौका नहीं मिल पाता है। बट अगर आप कोई भी मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते हैं जनरली आप रिवीजन करने के बाद जाएंगे तो आपके मार्क्स जो है थोड़े इंक्रीमेंट हो जाते हैं। राइट, तो लास्ट मोमेंट पे जो है अगर आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, एक मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो ये बहुत आपको आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। राइट, तो दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड सॉल्विंग द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। आई थिंक एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, सो देर इज अनदर पॉइंट कि इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट यू डोंट। राइट, तो अगर एग्जाम हॉल में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है, तब तो आपको इमीडिएटली 15 सेकंड में मार्क्स मिल जाएंगे, आप रिवॉर्ड हो जाओगे। बट अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कि इफ यू डोंट नो द आंसर, यू डोंट नो द आंसर, यू हैव टू रिलाई कंप्लीटली ऑन तुक्का। आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह से उतना ज्यादा इसमें नहीं कर पाएंगे, और या तो मतलब आप वहां पे आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। सो दैट इज वन ड्रॉबैक दैट आई वुड से दैट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैव। विद दैट लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी दैट इज द फंडामेंटल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल्स की जब बात करते हैं, सो यहाँ पे मैंने नीचे में लिखा हुआ है और वाई एफ इज नॉट इक्वल टू एम ए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो जनरली जो फंडामेंटल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बहुत बेसिक्स पे बनते हैं, और वो यूजुअली आपके फर्स्ट पेज ऑफ द बुक जो होता है या लेक्चर का जो सबसे स्टार्टिंग होता है उसके बेसिस पे बनता है। ये कई उन सारे केसेस पे आपको टेस्ट करता है कि कई जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब फॉर्मूला वगैरह रट लेते हैं, उनको पता भी है कि कब उसका एप्लीकेशन है, कब उसको अप्लाई नहीं करना है। जनरली लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे टेस्ट करूं, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं जैसे कि मैंने नीचे लिख रखा है कि समेशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? मतलब न्यूटन्स का आप बोलोगे कि यार ये तो न्यूटन का लॉ है, ये तो हमेशा करेक्ट है, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, दिस इज ओनली सेलेक्टिवली ट्रू। अब मैं आपको एग्जांपल इसके बताता हूं कि क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, तो न्यूटन जो है ना, न्यूटन ने ये बात बोला था कि समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन अ बॉडी और ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, डीपी बाई डी टी। राइट, अब पी को हम लोग जो है ना लीनियर मोमेंटम को हम एम वी लिख देते हैं। राइट, तो दिस बिकम्स डी ऑफ एम वी बाई डी टी। राइट, अब क्या होता है, अब आप लोगों को जैसे पता है कि जनरली जो है मास जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, तो हम इसको एम डी वी बाई डी टी लिखते हैं एंड इसको हम एम ए लिख देते हैं। बट इन रियलिटी इस स्टेप पे अगर आपका सिस्टम जो है वेरिएबल मास का है, सिस्टम जो है वेरिएबल मास का है, जहां पे मास जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तब यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो ये आपका जो है समेशन एफ एक्सटर्नल जो है वो आपका बन जाएगा एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। राइट, तो आप जो है यूजुअली जब आप करते थे ये वाला, ये दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, बट आप लोगों को जनरली क्योंकि सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के क्वेश्चंस नहीं आते हैं और डीएम बाई डी टी जीरो होता है, इसीलिए आपका ये चल जाता है यहाँ पे फॉर्मूला। बट ये टर्म निग्लेक्ट नहीं हो सकता अगर सिस्टम का वेरिएबल मास है। तो सिमिलरली जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे एफ इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल से आपने डीपी बाई डी टी निकाला ना, तो वैसे ही लोग सब यूजुअली टाउ एक्सटर्नल को जो है ना लोग याद कर लेते हैं आई अल्फा के इक्वल। तो ये भी एक्चुअली रॉन्ग है। एक्चुअली न्यूटन ने जो है इस तरह से, अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो समेशन ऑफ टाउ एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क लग रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू आई अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज एक्चुअली इक्वल टू डी एल वाई डी टी, और एल जो है आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। राइट, एल को आप यूजुअली लिख सकते हो आई ओमेगा। राइट,
तो अगर आप एल को आई ओमेगा लिख सकते हो तो डी ऑफ आई ओमेगा बाई डी टी होता है। और क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली अ टेंसर, उसके बारे में मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा, तो वो कांस्टेंट होता है, तो आई डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख देते हो। तो एक्चुअली जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा, आई डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी, राइट। और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो है एक्चुअली मैंने देखे हैं, कई टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछते हैं। एंड टू प्रूव माय पॉइंट फर्दर, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ लिए प्रिपेयर करके लाया हूं, और वो भी मैं आप लोगों के साथ प्रदर्शित करता हूं यहाँ पे। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ फंडामेंटल्स। अगर आपको यही नहीं पता, देखो आपको बेसिक एफ इज इक्वल टू एम ए ही नहीं पता, वही आपको नहीं पता कब अप्लाई करना है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन खेल जाएगा, राइट। तो चलो हम देखते हैं, वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो बेसिकली मेरे को आपको प्रूव करना है कि टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी से, और इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। और एल को मैं यहाँ पे आई ओमेगा लूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिस्टम ऐसा बना के दिखा देता हूँ जहाँ पे आई जो है वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए ये एक रोप है, राइट, ये ऐसे करके डिस्क के फॉर्म में है, एंड ये ऐसे करके बाहर आ रहा है मान लो। तो टोटल हम मान लेते हैं, कुछ कुछ ले लेते हैं। तो डिस्क का जो डायमीटर है ना, ये इतना, ये जो चीज़ है, डिस्क का डायमीटर हम ले लेते हैं कि ये 1 है, डी इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, राइट। हम टोटल मान लेते हैं कि एन एन टर्न्स है, यहाँ पे एन टर्न्स है। और हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो डिस्क फॉर्म है ना, दिस एक्ट्स एज अ डिस्क, दिस एक्ट्स एज अ डिस्क, ठीक है। और जब एन टर्न्स है तो हम इसका ऐसा कर लेते हैं, लैम्डा जो है ना, ये मास पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं, इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप, रोप के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो एक ओमेगा से मैं इसको खींच रहा हूं, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूं, और मैं ये जो रोप है ना, ये डिस्क फॉर्म में, इसको मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया और इसको मैं ओमेगा से खींच रहा हूँ। ओमेगा की वैल्यू मान लेते हैं 4 पाई रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड है, राइट। अब मेरे को बताना है कि मैं क्या अब देखो, जब ये ऐसे करके है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ तो यार अपने तरफ से एफर्ट लगा रहा हूं ना। ऐसा तो नहीं होगा कि क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ओमेगा है, तो आप कह दो कि ठीक है, टाउ, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो टाउ इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी होता है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूं ना। तो ऐसा मतलब ये फिर हुआ कैसे, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे कि ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं इतने पार्ट को एक सिस्टम मान लूं, ठीक है, इतना जो पार्ट है इसको मैं एक सिस्टम मान लूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, आपका जो है इसका वेरिएबल रेडियस है। इसको अगर एज अ डिस्क में मान लूं ना, मान लीजिए एट एनी गिवन टाइम जो है आर इसका रेडियस है, राइट। या मान लेते हैं इनिशियली इसका आर नॉट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसका मान लेते हैं आर रेडियस है ना। और एट एनी गिवन टाइम देखो ओमेगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड है, मतलब क्या हुआ, 4 पाई रेडियन जो है ये 1 सेकेंड में जा रहा है। अच्छा, 1 रिवॉल्यूशन में जो है 2 पाई रेडियन जाता है, ठीक है। तो मतलब 2 रिवॉल्यूशन ये कर रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। डी मेरे को 1 गिवन है, ठीक है। तो 2 बार अनटैंगल हो रहा है, तो जब ये यहां से अनटैंगल 2 बार होगा तो इसका जो रेडियस आर है ना, ये आर से आर माइनस 2 हो जाएगा, समझे। एक जैसे अब देखो आर की क्या वैल्यू होगी, आर इज इक्वल टू एन टाइम्स इसका ये यहाँ पे जो है डी, राइट, एन टाइम्स डी होगी। और जैसे 2 बार अनटेंगल हो गया तो एन की वैल्यू तो कम हो गई ना, इस वजह से ये जो है आर माइनस 2 हो गया। तो और डी की वैल्यू तो 1 गिवन है, तो ये आर इज इक्वल टू एन हो गया। और जैसे 2 बार अनटेंगल हुआ तो आर इज इक्वल टू एन माइनस 2 हो जाएगा, तो दैट इज आर माइनस 2, ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना विथ टाइम जो है आर कम हो रहा है। और क्योंकि इसको हमने एज अ डिस्क ऑब्जर्व किया था, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 बोल सकता हूं मैं, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो है ऊपर आप जानते हो ना, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो आई इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर बाई 2 कह सकता हूं मैं, ठीक है। और एक और चीज, चलिए यहाँ पे आर नॉट उसको नहीं लेते, टाइम के हिसाब से ये चेंज वैसे करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इनिशियली मैं आर नॉट ऐसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं तो हाँ, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड में हो रहा है, तो यहाँ पे एक डी आर बाई डी टी का भी टर्म आ जाएगा, समझे। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे एक डी आर बाई डी टी का भी टर्म आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। तो जब मैं टॉर्क लिखूंगा, तो टॉर्क को मैं लिखूंगा डी एल बाई डी टी, तो डी ऑफ आई ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू
आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, तो वो तो जीरो हो जाएगा, आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, प्लस ओमेगा टाइम्स डी आई बाई डी टी, राइट। डी आई बाई डी, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा टाइम्स डी डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो एम बाई टू तो बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाई टू का ये हो जाएगा टू आर डी आर बाई डी टी टाइम्स एम बाई टू टाइम्स ओमेगा। तो ये आपका आंसर आएगा, और आर को आप निकाल सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू जीरो पे या आर नॉट था, उसके बाद जिस तरह से होगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन, तो ये आपको हमेशा स्ट्रांग रखने हैं अपने। सो विद दैट लेट अस स्टार्ट बैक द स्लाइड्स वंस अगेन, है ना। तो दीज वर द फंडामेंटल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट। उसके बाद मूव ऑन करते हैं लेंदी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अच्छा, लेंदी प्रॉब्लम से पहले फंडामेंटल्स में ना यू नीड टू, फॉर मैथ्स में बता रहा हूँ, फॉर मैथ्स डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहेंगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है, फॉर जेई एडवांस, मेंस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, मेंस बोर्ड वगैरह सीयूटी को तो कुछ मतलब भाव ही नहीं देते हम। मैथ्स में डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला आप कब अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स में भी फंडामेंटल्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा फॉर्मूला कब वैलिड है। फॉर्मूला भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, लेंदी प्रॉब्लम्स, लेंदी प्रॉब्लम्स जब आ गए तो इसका सबसे पहला कंस्ट्रेंट है, आपसे तभी सॉल्व होगा अगर आपको जो है ना फॉर्मूला वगैरह आता है, शॉर्टकट वगैरह आता है। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो आपका ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं हिलने वाला है। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है लेंदी प्रॉब्लम्स में, फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन के साथ साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, कि आप फास्ट तो कैलकुलेट करते हो बट गलत कैलकुलेट करते हो तो क्या फायदा, है ना मेरे भाई। तो एक्यूरेसी कैसे बनाओगे फास्ट कैलकुलेशन के साथ, देखो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। ठीक है, समझो ट्रेड ऑफ है, तो इसको हमेशा जो है ना, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सेकंड, लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। हाँ, तो आपको जो है बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे करोगे, कि मान लो ये आपने ना एक शीट अपने आगे पकड़ ली। ठीक है, तीन चार मान लो आपके पास शीट्स हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। क्वेश्चन 1 2 ऐसे करके यहाँ पे मान लो क्वेश्चन 12 तक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन 24 तक है ना। और ये क्वेश्चन 25 से लेकर यहाँ पे क्वेश्चन 38 तक है। मान लो 38 क्वेश्चंस का आपके पास कोई एक पेपर है, आपने कोई भी मतलब क्वेश्चंस ऐसे स्पेसिफाई कर लिए, राइट। अब आपको क्या करना है ना, आपको रैदर देन, आप जनरली जब आप पेपर देते हो ना, नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक योर कैलकुलेशंस फास्ट, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड बेसिकली, है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसको आप मान लो आपने टाइम अलॉट कर दिया कि ये 12 क्वेश्चन है ना, इनको मैं 20 मिनट में करूंगा। बहुत अनरियलिस्टिक टाइम सेट कर दो, ये जो यहाँ पे 11-12 क्वेश्चन है इसको मैं 15 मिनट में करूंगा, या 15 से 20 मिनट में करूंगा, इसको भी मान लो 15 से 20 मिनट में करूंगा। ठीक है, अब आपको इस पेपर को आप इस तरह से देख रहे हो कि आपको जो है ना 1 से लेकर 12 आपको 20 मिनट मिले हैं, या 20 मिनट भी, मैं तो बोलूंगा 12-13 मिनट रखो। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मिनट। इसमें आप जो है ना एक तरह से ये सीखोगे कि आइडेंटिफाई करना सीखोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले 2 किया, फिर क्वेश्चन 4 किया, वो इजी था, ऐसे ऐसे करके आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करोगे। और उसके बाद जो है ना जो जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें आप फास्ट कैलकुलेट करना सीखोगे, और जैसे 20 मिनट का टाइम गया आप दूसरे पेपर पे आ जाओ। ठीक है, अब उसको आप 15 मिनट दोगे, 15 मिनट में जितने क्वेश्चन हुए किए, उसके बाद वापस आप नहीं जा सकते, मतलब यू कांट गो बैक टूवर्ड्स हियर। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड, आपको आगे ही जाना है। ठीक है, ऐसे करके आप करोगे ना, आप 1 घंटे भी रोज प्रैक्टिस करोगे, 20-20 मिनट, मतलब 38 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर दिए, 60 क्वेश्चन रख दिया, मैंने बोला कि 1 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, उस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी जो है स्पीड एक अलग लेवल पे बन जाएगी। इसको प्रैक्टिस करने में आपको कम से कम 1-2 महीने तो लगेंगे, तभी आपकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ बनेगी, कि आप जो क्वेश्चन पकड़ोगे आप सही सही करोगे। ठीक है, ये जो ट्रेड ऑफ है ना स्पीड और फास्ट और एक्यूरेसी का, ये आप एक्चुअली ढंग से सीख जाओगे। सो दैट इज वन ऑफ द अप्रोचेस टू सॉल्विंग लेंदी प्रॉब्लम्स। विद दैट विद दैट मैं ये भी बोलूंगा कि इट इज नॉट जस्ट फॉर जेई मेंस। ठीक है, जेई मेंस में यूजुअली मैथ्स जो है जेई मेंस में, उसमें लोगों को लगता है कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस के पूरे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई एडवांस पूरा पेपर बना ही इसलिए है कि सारे क्वेश्चंस कोई बंदा कर ही नहीं सकता, आज तक नहीं कर पाया है। ठीक है, आज तक 100% पेपर कभी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो जेई एडवांस जो है 3 घंटे से लंबा पेपर बना ही हुआ है, इसलिए जेई एडवांस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड रहे कैलकुलेशंस वगैरह में। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो आपका मैं प्रोसेस बेसिकली बता रहा हूँ लेंदी प्रॉब्लम्स को टैकल करने का, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है,
प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको जो है ना सिमिलर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दिखने लग जाएंगे, तो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करेगा और लेंदी प्रॉब्लम्स को आप सीधा टैकल कर सकते हो, राइट। और उससे और इसके साथ साथ क्या क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप खुद से ना डिराइव्ड रिजल्ट्स बनाते हो, डिराइव्ड रिजल्ट्स वगैरह बना लेते हो। ठीक है, कुछ डिराइव्ड फार्मूलाज वगैरह आपने बना लिया अपने लिए, तो कुछ शॉर्टकट्स वगैरह बना लिए कि आप वहीं से सीधा स्टार्ट कर दोगे, तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा फास्ट सॉल्व होगा। तो दैट इज वन ऑफ द वेज। अच्छा, लेंदी प्रॉब्लम्स में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। कई बार जो है ना लेंदी प्रॉब्लम जो है ना एक तरह से आईक्यू टेस्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज बेसिकली टेस्टिंग योर आईक्यू। ये देख नहीं रहा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, चलो उसका क्वेश्चन सेटर का मंशा उसी तरह से होगा, बट ऑप्शंस उसने बहुत सारे स्लॉपी रख रखे हैं। ठीक है, स्लॉपी अगर ऑप्शंस हैं, तो आपको ऑप्शन से ही पता लग जाएगा कि यार चलो दो तीन ऑप्शन अगर दो अगर एलिमिनेट हो गए तो दो बचा, उसमें से अगर आप कुछ वैल्यू पुट वगैरह करके कर रहे हो, तो क्या पता आपका आंसर इमीडिएटली आ जाए। तो एग्जाम में तो ये सही है, बट वेल यू आर प्रैक्टिसिंग, इस ऑप्शन एलिमिनेशन को बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जानना है। क्या पता है एग्जाम में वैसे स्लॉपी ऑप्शंस नहीं आए। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेटेजी बेसिकली एग्जाम देने का क्या है। क्यों? क्योंकि यू शुड बी इन अ स्टेट ऑफ एंटी फटीग वाइल यू आर अटेम्प्टिंग द लेंदी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको फटीग आ जाएगा ना, तो आप लेंदी प्रॉब्लम्स के आपको कैलकुलेशन करने का मन ही नहीं करेगा। ये यूजुअली क्या होता है, जब आप 3 घंटे का पेपर दे रहे हो ना, तो 2 घंटे के बाद अगर लास्ट के 1 आवर जब बचे हैं, उसमें आप जो भी चीज अटेम्प्ट करोगे ना, यूजुअली लोग मैथ्स छोड़ देते हैं या फिजिक्स के अगर लेंदी क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको बहुत ज्यादा 2 घंटे का ही फटीग है, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे वैसे प्रॉब्लम्स। तो इसको डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप लंबी लंबी सिटिंग में बैठो। ठीक है, लंबी लंबी सिटिंग्स में बैठोगे तो आपका अपने आप ब्रेन उस तरह से कस्टम्ड होगा, और ये एंटी फटीग मोड में आपका रहेगा। ठीक है, फॉर 3 आवर्स 6 आवर्स इतना तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक्चुअल पेपर भी इतनी जल्दी होता है। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड नाउ, लेट मी जस्ट चेक। चलो, विद दैट लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ वन। सो यहाँ पे आपका अगला है सिमिलर क्वेश्चन विथ डिफरेंट प्रेजेंटेशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में ऐसे टाइप के ना आपको सिमिलर से क्वेश्चंस होंगे, बट उसका प्रेजेंटेशन बदल देगा। सिमिलर क्वेश्चन क्या हो सकता है यूजुअली, मतलब आप किस क्या करो कि आप ऐसे कैटेगरी में फॉल करो, राइट। तो आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज किया। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से जो है ना कई बार डिराइव हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पीवाईक्यूज ये किस चीज के, जेई मेंस के हो सकते हैं, जेई एडवांस के हो सकते हैं, ऑल्सो केवीपीवाई वगैरह के भी जो है ना कई बार डिराइव्ड मतलब क्वेश्चंस होते हैं, उसका प्रेजेंटेशन बस बदल देते हैं, या तो डेटा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यूजुअली इनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, यू शुड स्टार्ट दी मतलब दी होल अप्रोच टू सॉल्विंग सच प्रॉब्लम। लिख देता हूँ अप्रोच टू सॉल्व। यार ये अप्रोच कैसे लिख दिया, ROACH, हाँ ठीक है। तो अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले तो आप रिकॉल करो कि आपने सिमिलर क्वेश्चन कहाँ देखा था, कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, राइट। एक बार आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया ना, उसके बाद आप जो है ना उस क्वेश्चन को याद करो, उस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व किया था। एक बार आपको वो याद हो गया ना, तो उसके बाद अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में ना अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब आपको ये फॉलो करना है। अगर आपको इमीडिएटली देख के ही सिमिलर क्वेश्चन में समझ में आ गया ना कि भाई ये तो ठीक है, सेम सेम है क्वेश्चन, ये तो कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ जनरल आपका क्या एल्गोरिथम होना चाहिए, जिस तरह से आपके ब्रेन में जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा इसमें ये वाले कॉन्सेप्ट लगाए थे, इसमें कंजर्वेशन लगाया था एनर्जी का, उसके बाद कंजर्वेशन मोमेंटम का लगाया था, उसके बाद भाई हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाया था, और उसके बाद ये इसका आंसर निकल गया था ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि अब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्या कई बार हो सकता है कि जो सिमिलर आपका क्वेश्चन आपने कभी पहले पीवाईक्यूज वगैरह में किया हो, उसमें कुछ और पूछा हो। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछा है, क्वेश्चन की रीडिंग जो है ना, सही से रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देख रखा है, इसमें कम टाइम देते हैं, इसको क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड कर देते हैं, और उसमें आप गलत रीड कर दोगे, गलत डेटा आप जो है डाल दोगे, है ना, वैसा आपका अर्ज हो जाता है। तो इसमें बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें जो है अगर आप मार्क्स नहीं लेके आए तो वो बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो तो नहीं आता है, बट जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर आप गलती करके आ गए तो आपने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है पेपर में। ठीक है, सो दैट इज अनदर थिंग। विद दैट लेट अस मूव ऑन। इसमें ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, बट लेट मी जस्ट चेक। हाँ, इसमें वेरी गुड रिसोर्सेज, अगर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में अगर आप स्ट्रगल करते हैं ना कि सिमिलर क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है बट एक्चुअल पेपर में हुआ नहीं हुआ जिस तरह से, तो यू कैन ट्राई आउट फॉर अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स।
आप या तो एक तो होता है कि खुद ही सोचो यार, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस खुद सोचो, डिफरेंट सिचुएशंस खुद सोचो। मतलब जो अभी मैंने आपको इससे पहले प्रॉब्लम बताई ना, वो वाली डिस्क वाली ऐसे वाली, तो वो प्रॉब्लम मैंने खुद सोची थी, ठीक है, कहीं ना कहीं आज देखो यूज हो गई यहाँ पे तुम लोगों को बताने में, एक्सप्लेन करने में, मतलब अपना पॉइंट प्रूफ करने में बेसिकली। तो तुम डिफरेंट सिचुएशंस जो है, जो तुमने ओल्ड क्वेश्चन किए हैं ना, जब खाली बैठे रहते हो तो उसमें सोचो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके सोचो, न्यू, मतलब चलो मान लो कोई क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, उसको सॉल्व करने के 3-4 अप्रोच हैं, तो सोचो और क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, या सॉल्यूशन बुक से देख लो कि यार और मतलब बुक में क्या दे रखा है, किस तरह से सॉल्यूशन समझो, सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह देखो, सॉल्व एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह, तो इसमें आपको बहुत सिमिलर टाइप के दिख जाएंगे। हाँ, मैं आपको जो रिसोर्स बता रहा था, ये आप जो है ना डी पी वाई क्यूज करके, डिराइव्ड पी वाई क्यूज बाय आशीष अरोड़ा सर, आशीष अरोड़ा सर, तो हमारे समय में तो ये टेलीग्राम पे देते थे, ठीक है, टेलीग्राम पे देते थे, तो आप इसको चेकआउट कीजिए कि अभी ये कहाँ पे देते हैं, या ये आपके पास अवेलेबल हो सकता है कि नहीं, चैप्टर वाइज देते थे, और इनको सॉल्व कीजिए, बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपको ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। With that, let's move on to the fifth one, which is the tricky problems. So what do I mean by tricky problems? Let's see. So what do I mean by tricky problems? So these are the problems जो चाहते हैं कि आप गलत कराओ, right? आप गलत कराओ, कैसे? They want you to make mistakes. How do they do that? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, ये बहुत बड़ा पैसेज कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पैसेज लिख देंगे, है ना, कुछ कुछ, और आंसर एकदम जो होगा ना, एकदम बहुत फंडामेंटल सा आंसर होगा, बहुत ज्यादा, मतलब ये सब देखने की जरूरत भी नहीं होगी आपको, कुछ होता है ना कि ये जो है वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकती, ठीक है, मान लो मैंने कुछ ऐसा दे दिया कि जेल्डाल मेथड है, उसमें ये वो जो है ना, ये मैंने डेटा भी दे दिया, एक्स्ट्रा डेटा दे दिया, एक्स्ट्रा इन्फो जो मैंने ना, ठीक है, इतना ग्राम ये है, और एंड में मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया जो जेल्डाल मेथड जो है उससे वो होता ही नहीं है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, तो एंड में आप कह सकते हो ना कि जो मेरे को यहाँ पे डेटा दिया हुआ है वही आंसर है, क्योंकि रिएक्शन ही टेक प्लेस नहीं करेगा, ठीक है, जेल्डाल मेथड वाला एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए होता है ना, मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ ये सब, ठीक है, तो इग्नोर। दूसरा इनका क्या तरीका होता है, एक्स्ट्रा इन्फो एक तो हो गया, दूसरा होता है कि ये क्या कर देंगे, आपको ऑप्शंस ऐसे टेढ़े मेढ़े दे देंगे, ऑप्शंस जो है ना टेढ़े होंगे, कि मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। यूजुअली जो है ये ट्रिकी प्रॉब्लम्स है आपके असर्शन रीजन टाइप हो जाता है, जेई मेंस वगैरह में, जेई एडवांस में भी आता है, असर्शन रीजन टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन में क्या कर देंगे ये लोग, मतलब कुछ ऐसा आपको ना इस डायरेक्शन में सोचने, कुछ ट्रू फॉल्स ऐसे स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, इसको एक्सप्लेन करता है नहीं करता है, तो ऐसा आपको कुछ लिख के दे देंगे ना, आपको लगेगा ये तो बहुत कन्विंसिंग चीज है, ये तो बहुत कन्विंसिंग चीज है ना, उस तरह से आप उस डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं। तो इस केसेस में ना आपके बेसिक्स वगैरह जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और उसमें जो है ना बहुत बड़ी की है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, तो आप एग्जाम हॉल में ना आप जो है खुद की थ्योरी बनाने लग जाते हो, आप एग्जाम हॉल में थ्योरी खुद की कुक करने लग जाते हो, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, यही एग्जाम हॉल में जो है आपका इन्विजिलेटर चाहता है, और इससे आपको नेगेटिव मार्क्स होंगे। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये ना मैंने बनाया है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये आपने भी नहीं बनाया है, ये आपके टीचर्स ने भी नहीं बनाया है, समझो, इस बात की अहमियत समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने नहीं बनाया, ये जो है स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो एज इट इज आपके टीचर्स वगैरह आपको बताते हैं। अगर आप अनश्योर हो तो आप ये ट्रिकी प्रॉब्लम्स मत अटेम्प्ट कीजिए, इसमें आपका नेगेटिव होगा। दीज आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप एग्जाम हॉल के बाहर, एग्जाम हॉल में बहुत ईजी प्रॉब्लम है, एग्जाम हॉल के आप बाहर आओगे और ऐसे करते हो ना, उफ यार ये कैसे गलत हो गया, ठीक है, और ये उस तरह से आपको कंफ्यूज करने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें गलती ना करके आ जाओ, और ये एक्चुअली बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे, आपको जो है ना कुछ इधर उधर डायरेक्शन में बहुत सारा डेटा दे दिया, कुछ ये वो दे दिया, और एंड में जो है ना आंसर उससे एकदम कंप्लीटली अनरिलेटेड है, तो वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह से ही आता है। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजुअली लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो होते हैं ना, उसमें क्या कर देंगे, कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह दे देंगे, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, आउट ऑफ सिलेबस कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, और बोलेंगे इसके बेसिस पे जो है ना अब तुम सॉल्व करो, और उसके बाद मान लो 3 क्वेश्चन दे देंगे, जैसा जेई एडवांस करता था यूजुअली, 3 क्वेश्चन दे दिया और उसमें कुछ कुछ पूछ लिया, है ना। तो ये सारे बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आपको वहां पे ऑन द स्पॉट जो है ना, आपने जो फंडामेंटल सीखे हैं, आपने जो फंडामेंटल थ्योरी वगैरह सीखी है, उसके साथ आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करना है, सच दैट वहां पे कोई भी ऐसा केस आपको बताया हो कि ठीक है कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता, और उन दोनों को मर्ज करके आपको आंसर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होता है,
ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ ट्रिकी प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया ट्रिकी प्रॉब्लम्स का. लेट मी जस्ट चेक वंस. हाँ, so I think most of it is covered. So with that, let us move on to the sixth type of problem. These are the standard algorithmic questions. ठीक है, ये यूजुअली बहुत रेयर होते हैं और ये इसको मैं कहता हूँ फ्री के नंबर. ठीक है, फ्री के नंबर. क्यों? क्योंकि ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से होंगे. मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, यू कांट मिस दीज क्वेश्चंस. और इनको सॉल्व करने का अप्रोच बहुत सिंपल होता है. इनको सॉल्व करने का ना कुछ स्टेप 1, स्टेप 2 ऐसे करके ना होता है. ये यूजुअली मतलब ना इसके सर्टेन चैप्टर्स है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, उसमें ना ऐसी टाइप का एक सेट एल्गोरिथम है और उसी को आपको फॉलो करके जो है ना, उसी सिलसिले को फॉलो करके आपको फाइनली आंसर तक आना है. तो यूजुअली एग्जाम में जो है ना ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है फ्री के नंबर होते हैं, तो इन सबको मिस नहीं करना. तो आप क्या करें कि मतलब दीज आर द इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर आप एनकाउंटर ऐसे प्रॉब्लम्स करते हैं ना अपने प्रिपरेशन के दौरान या फाइनल एग्जाम के दौरान, तो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सिक्स्थ कैटेगरी में हम कैसे लाएं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना. बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, सबका आपको एक सेट एल्गोरिथम कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा. हाँ, प्रैक्टिस के साथ साथ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रिवाइज भी करते रहना. जो क्वेश्चन आपने गलत किया ना उसको रिवाइज भी करते रहना. क्यों? उससे आपको एक जो है ना एल्गोरिथम दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा क्या अप्रोच रहता है सॉल्व करने का. तो अगर आपने उसको इस फॉर्म में ले आए ना कि आपका एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथमिक मेथड है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है फाइनल एग्जाम में. और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो बेस्ट रिसोर्सेज PYQ है ना. PYQ सॉल्व करो, उसके बाद मॉड्यूल्स वगैरह भी हैं वो भी करो. डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करो, मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स तो नहीं, मैं कहूँगा टिपिकल प्रॉब्लम्स करो. ठीक है, तो कई टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना जिनको सॉल्व करने का एक कोई स्टैंडर्ड अप्रोच होता है. जैसे कि होता है ना कि कोई भी सर्टन आपको वर्ड दे दिया है कि वरुण, पूछेंगे कि ये डिक्शनरी में मतलब कहाँ पे लाए करता है. मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि ये मान लो अरुण व है ऐसे करके कुछ कर दिया है ना, और बोला कि डिक्शनरी में कौन से नंबर पे लाया करेगा. तो इसका स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होता है, बहुत ज़्यादा टीडियस होता है. तो वो सब आप थोड़ा सा ना वो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो सब आपको पता है. अब ये भी अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो देर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग. क्योंकि यार देखो 3-4 साल में इतनी बार जो है जेई मेंस का पेपर हुआ है ना, उससे पहले जेई एडवांस के बेसिस पे जो भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, बहुत बार ऐसे रिपीटेड टाइप के प्रॉब्लम्स आ रखे हैं. तो आप अगर पीवाईक्यू कर लोगे ना, पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लोगे, तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाएंगे. एंड अ बिग चंक ऑफ पेपर जो है ना ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पे ही बनाते हैं. ठीक है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर बेसिकली चेकिंग कि भाई आपने मेहनत की भी है कि नहीं की है. ठीक है, या आप ऐसे ही चाय बिस्किट खाकर ऐसे ही बिना मुंह धोए आ गए हो पेपर देने. ठीक है, तो वो सारे लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए, और मैं मानता हूं कि आप लोगों ने मेहनत वगैरह थोड़ी बहुत की होगी, 4-6 महीने, साल भर, 2 साल कुछ मेहनत की होगी, तो ये सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं मिस करने के होते हैं. तो प्रोसेस तो आप लोगों को अब क्लियर ही हो चुका होगा. उसके साथ हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं. दिस द मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स. तो इसकी खास बात क्या है कि इसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल लेवल पे जो है ना चीज़ों को सोचना होगा. आपको है ना PCM, ठीक है, इस चीज को भी आपस में रिलेट कर लेना होगा. कई बार क्या हो सकता है केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिसमें कुछ इंटीग्रेट करना हो, या फिजिक्स में यूजुअली होता है फिजिक्स में इंटीग्रेट वगैरह करना है. ठीक है, तो आपको जो है ना आपस में इनका इंटर रिलेशन, और फिजिक्स में ही मान लो, फिजिक्स में ही जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स यूज कर, मॉडर्न फिजिक्स मान लो थर्मोडायनेमिक्स यूज कर दिया वेव्स के साथ. सोच रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा, है ना. और जनरली लोग यहाँ पे बहुत गंदा मात खाते हैं. क्यों खाते हैं? उसका रीजन सिंपल है कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है ना जम्बल्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जम्बल्ड क्वेश्चंस, वो आप करते ही नहीं हो. ये मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स तक आप पहुंचते ही नहीं हो. मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स तक आप क्यों नहीं पहुंचते हो? क्योंकि आप करते हो चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आपको अगर इस प्रोसेस में घुसना है कि आप मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स कर रहे हो, तो वंस योर प्रिपरेशन इज ओवर, ठीक है, या तो 100% आपने सिलेबस कवर कर दिया, जनरली नहीं हो पाता है. 70% से भी ऊपर कर दिया, मान लो 65-70% भी आपने कर दिया है ना सिलेबस, तो इसके बाद जो है ना ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ना कुछ कुछ आप ट्राई करते रहो. आप पीवाईक्यूज के थ्रू देख सकते हो क्या क्या मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स हैं, है ना. क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगा तो क्या आप करो, चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स कर रहे हो, उसमें जो है ना चैप्टर के ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं विद इन द चैप्टर. भाई जे एडवांस तो वैसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, और जेई मेंस के जो टफ क्वेश्चन होंगे वो भी वैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं हुई मल्टी कॉन्सेप्ट, न्यू मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स की, ठीक है, और अभी तो ये तो ओल्ड मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स है, अगर न्यू मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स आ गए ना तब तो सच में बहुत दिक्कत होने वाली है मेरे भाई.
ठीक है। तो ये करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर वाइज तो करो ही, वो तो आपका देखो ना फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए है, फॉर्मूला वगैरह रटने के लिए है, और आपको अप्लाई करना आता है कि नहीं, कि आप भाई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, बेसिक डेरिवेशन आता है कि नहीं। अब ये वाले जो है ना, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। नाउ हियर द क्वेश्चन पेपर और द एग्जामिनर इज एक्चुअली चैलेंजिंग यू, कि भाई तुमको ठीक है, तुमको आता है थ्योरी, तुमको थ्योरी आता है, ठीक है, बट भाई थ्योरी क्या करोगे, तुमको इंजीनियर बनना है ना, एप्लीकेशन आता है कि नहीं आता मेरे भाई, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है ना रियल वर्ल्ड में। तुमको थ्योरी आता है, तुम चार चीजें जो है वो मिला के जोड़ के जो है तुमने जो सीखा है उसके बेसिस पे, अपनी थ्योरी नहीं बनानी यहाँ पे, उसके बेसिस पे तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अल्टीमेटली आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, जो भी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। यू नीड टू नो द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको थ्योरी आती है, आपको फॉर्मूला आता है, एक जो है ना सेट ऑफ टूल्स, आपके पास टूल्स आ गए हैं। अब यही आपको टूल्स मिलेंगे, इसी से आपको जो है ना एक प्रोसेस को अंडरग्रो करना है, और उसके बाद इससे आपको आंसर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, राइट। तो वो आपको जो है ना सारे टूल्स जो है, इतने सारे आपके पास टूल्स हैं, उसको यूज करके जो आपको बिल्ड करना है और एक आंसर तक आना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप थ्योरी में बहुत हैं, मतलब बहुत तुरम खाए हैं, तो तो ऐसे नहीं चलता है, राइट। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स। विद दैट सबसे लास्ट में हम लोग चलते हैं, दैट इज द एट्थ पॉइंट, विच इज द एक्चुअली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अब देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा, अब कई लोग बुरा मान जाते हैं, बट आईक्यू बेसिस पे भी डिपेंडेंट है, कई लक बेसिस पे डिपेंडेंट है। कई बार क्या होता है ना, लक बेसिस कैसे है कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिखा, अब वहाँ पे ना आपको चार पांच डिफरेंट अप्रोच दिख रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मान लो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे दे रखा है, अब वहाँ पे आप कुछ कुछ लगाओगे ना कि R1 R2 के बीच में, R3 के बीच में मैनिपुलेशन लगाओगे, सिंप्लीफाई करना है, या कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ना। तो आपने कोई एक सर्टेन तरीके से स्टार्ट किया, हो सकता है कि यहाँ पे आप अटक जाओ जाके, कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आपके लिए सॉल्व करना विद इन द गिवन टाइम लिमिट, अनलेस आपके पास कैलकुलेटर है, तो मतलब वो सही है, गलत है। उसके बाद दूसरा अप्रोच भी आपने लगाया, गलत है। तो अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा, ठीक है, दो बार आपने ट्राई कर दिया, नहीं हुआ, ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं बचा। और एक्चुअली अगर आपको तीसरा आप सोच पाए थे, ठीक है, तीसरा तरीका आप सोच पाए थे, बट वहां तक आप जा नहीं पाए, उस सब्स्टिट्यूशन है उस तक आप जा नहीं पाए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचा, यहीं पे आपके 6-7 मिनट वेस्ट हो गए। तो अब इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे जाना, यू डोंट हैव टू फॉल इन लव विद द क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक लक बेसिस हो जाता है, ठीक है, हो सकता है आईक्यू बेसिस, हो सकता है कि यार बहुत जो है ना, जैसे मतलब एक्चुअली चैलेंजिंग जो है ना कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, एकदम फंडामेंटल लेवल पे चैलेंज कर रहा है, या डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो सकती है, या इंटीग्रेशन कोई बहुत डिफिकल्ट सा इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा, देखो फिजिक्स के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत डिफिकल्ट रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, क्या, जैसे कि क्रोटॉफ करके एक बुक है, जैसे कि पाथफाइंडर करके एक बुक है, जैसे कि आयरोडोफ करके बुक है, जैसे जीएमपी फिटजी की आती है, जीएमपी फिटजी की आती है, वो भी बहुत अच्छा रिसोर्स है। और कई नाम एआईटीएस वगैरह के पेपर्स वगैरह होते हैं डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, तो वो करोगे तो आपका जो है ना प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, यहाँ पे श्योर शॉट है नहीं कि हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। मैथ्स वगैरह में भी सिमिलर सीन है। तो एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है ना, एक्चुअली मतलब बहुत मुश्किल है कि कमेंट करना कि आप फाइनली भी कर पाओगे, नहीं, इट इज लाइक, ठीक है, एक पहेली है कि मतलब हो सकता है कि हो जाए, बट प्रोबेबिलिटी तो हमें बढ़ाते रहना चाहिए। और कहीं ना अगर आप ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे, तो आपको जो बाकी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको इजी लगने लग जाएंगे, और वो जो है ना, वो आप कर पाओगे। सो आपका एक कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वन लास्ट थिंग, कई ऐसे मतलब जेई के मेंटोर्स वगैरह भी होते हैं, जो आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप वन शॉट लेक्चर्स जो है मत देखिए। सो द रीजन दे से कि आप ये सब मत देखिए इज बिकॉज कि ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या जो मैंने सेकंड में डिस्कस किया था, दैट वाज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, राइट, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आप वन शॉट लेक्चर देखेंगे तो वो तो फॉर्मूला वगैरह थोड़ा बता देते हैं, बहुत बेसिक में संक्षेप में जाते हैं, तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो
बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन शॉट लेक्चर्स अगर आपके पास टाइम है तो इसको अवॉइड कीजिए। आप बुक वगैरह यूज़ कर सकते हैं या फिर लॉन्ग फॉर्म जो लेक्चर्स होते हैं ना, जो डिटेल में सब कुछ बताए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो डिटेल में आप इन सबको पढ़िएगा तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को आप समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन कर पाएंगे। बुक में क्या होता है कि आप पेज वाइज सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, क्या चीज़ वैलिड है क्या नहीं है। उस हिसाब से जो है ना, अगर कोई ऐसा बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आ गया तो फंडामेंटल से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। So that is important to tackle these type of problems. So I think with that I would like to conclude this session. Most of the cases have been discussed and I think इसके beyond जो है ना और कोई type of questions होते नहीं हैं जनरली, आप जो प्रिपरेशन वगैरह में से देखोगे। अगर और मैंने आपको एक प्रोसेस भी बता दिया है बहुत अच्छे से कि किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया और उस प्रॉब्लम को रिइंफोर्स करने के वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना कि एफ इज इक्वल टू एम हमेशा ट्रू नहीं होता और आई ओमेगा मतलब टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है बेसिकली, नॉट आई अल्फा। उसके बेसिस पे ये इसी जनरल इस फंडामेंटल के बेसिस पे मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ जो मैंने जेई के टाइम पे देखा था और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं उसका आंसर क्या है। तो ये आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। With that, I conclude this session and I hope you find this very helpful. Thank you so much for watching.